ये कहानी की शुरुआत होती है 7 अक्टूबर 1885 को डेनमार्क में, जब नील्स बोर्स का जन्म हुआ। उनके पिता कॉम्प्रिहेंशन विश्वविद्यालय में फिजियोलॉजी के प्रोफेसर थे। नील्स बोर्स शुरू से ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे और उनकी संपूर्ण शिक्षा दीक्षा कॉम्प्रिहेंशन विश्वविद्यालय में हुई। सन 1905 में रॉयल डेनिश एकेडमी ने गोल्ड मेडल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया। इस कंपटीशन में खास कर लिक्विड का सरफेस टेंशन को माप करना था। बोर्स ने इस कंपटीशन में गोल्ड मेडल भी जीता और इससे ये साबित होता है कि नील्स बोर्स कितना प्रभावशाली थे। 1911 में बोर्स ने भौतिकी में पीएचडी हासिल की और उसके बाद इंग्लैंड के कैवेंडिश लैबोरेटरी में इलेक्ट्रॉन के जनक जे थॉमसन की छत्र छाया में अनुसंधान करने लगे। इधर 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड अपने कोवर्कर के साथ मिलकर थॉमसन एटॉमिक मॉडल का टेस्ट कर रहे थे। इसी एक्सपेरिमेंट, जिसे हम सब रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, एक एटॉमिक मॉडल दिया जिसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का सबसे बड़ा डिफेक्ट ये था कि ये मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन होता है जो न्यूक्लियस के वरीपरी सर्कुलर ऑर्बिट में हाई स्पीड में घूमता है। पर क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक के अनुसार अगर कोई भी एक चार्ज पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करेगा तो अपना एनर्जी रेडिएशन के तौर पर लूज करेगा। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट छोटा होते होते वो न्यूक्लियस में कोलैप्स कर जाएगा। अब ये कहानी में एंट्री लेने के टाइम आता है हमारे हीरो नील्स बोर्स का। 1913 तक अर्नेस्ट रदरफोर्ड के साथ काम करते हुए दोनों वैज्ञानिक में आजीवन मैत्री हो गई। इसी साल 1913 में बोर्स ने फिलोसफिकल मैगजीन में एक आर्टिकल प्रकाशित किया जिसे हम सब आज बोर्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस मॉडल के बोर्स ने समझाया कि इलेक्ट्रॉन सामान्यतः तो अपने सर्कुलर ऑर्बिट में ही चक्कर काटते हैं, किंतु जब अणु में बिजली गुजर जाती है तब वो झट से कूदकर अपने ऑर्बिट से अगली ऑर्बिट में चला जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में पहले ऑर्बिट में आते हैं जब रेडिएशन को लूज करते हैं। अर्थात ऑर्बिट का परिवर्तन की इस उछल कूद का ही परिणाम होता है अद्भुत चमक दमक, जो एक प्रकार से अणु का एक और लक्षण सा बना जाती है। बोर्स के इस कंसेप्ट को शुरू में बहुत ही कम लोग ग्रहण कर पाए थे, यहाँ तक कि नोबेल पुरस्कार समिति की आंखें भर इस पर विषय पर करीब 9 साल के बाद 1922 में खुली। इतनी देरी के बावजूद 37 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद बोर्स ने देश विदेश का यात्रा करना शुरू किया और इसी यात्रा के दौरान वो जर्मनी में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन से मिले और उनके प्रतिभा से वो बहुत ही प्रभावित हुए। देश विदेश यात्रा करने के बाद और डेनमार्क में लौट आने के बाद फिर से अपना रिसर्च करने लगे, किंतु 1940 में अप्रैल के कुछ ही घंटों की युद्ध के जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। नील्स बोर नाजी के चंगुल में आने से पहले ही अपने संपूर्ण परिवार के साथ एक छोटी सी किश्ती पर सवार होकर स्वीडन पहुंच गए। स्वीडन से वो अमेरिका पहुंचे और वहां रहने लगे। नील्स बोर्स एक शांति प्रेमी वैज्ञानिक थे। जैसे ही उनको पता चला कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया, उन्होंने तुरंत अपील की कि इसके प्रयोग पर अविलंब अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण होना चाहिए। नील्स बोर्स क्वांटम मैकेनिक्स के अग्रणी वैज्ञानिक सब में से एक थे और उन्होंने बोर्स फेस्टिवल द्वारा कई नवयुवक को प्रभावित किया था और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला एक छात्र था वर्नर हाइजेनबर्ग। इस चैनल स्टोफिलिक जोन पर हमने ऑलरेडी हाइजेनबर्ग पर वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो देख सकते हैं।